काले कपड़ों का दीवाना कोई भला कितना हो सकता है, बोलो बोलो। कितना भी हो लेकिन रूही जितना नहीं हो सकता, जिसे काले कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। और कमाल की बात ये भी है, रूही पर काले कपड़े जचते भी बहुत है। जिस गली से रूही काले कपड़े पहनकर निकल जाए, उसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। अब इतनी तारीफ मिलने के बाद रूही के वार्डरोब में कपड़े तो बहुत थे, लेकिन सिर्फ काले। कोई और कलर के वो कपड़े खरीदती ही नहीं थी। एक रोज रूही दोपहर के समय काले कपड़े पहनकर मार्केट के लिए निकलती है। कुछ समय बाद रूही लौटती है तो रूही की माँ पुष्पा अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इतनी गर्मी में रूही के काले कपड़े उनकी आंखों में चुभने लगते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे महारानी, भला तुझे किसने कहा था इतनी धूप में बाहर निकलने के लिए? और ये काला चेहरा देख रही है अपना? आज तो शनिवार भी नहीं है, फिर क्यों शनिदेव बन के घूम रही है? पता नहीं तेरा क्या होगा, वो तो भगवान ही जाने। अरे माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कोई काले कपड़े नहीं बल्कि हीटर लगा लिया हो और गर्मी से मैं चक्कर खाकर गिर ही जाऊंगी। रूही ने अपने मुंह से ये दो बातें निकाली ही थी कि यूनिवर्स ने सुन ली, और फिर क्या था, रूही सचमुच में चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर पुष्पा घबरा जाती है। अब बेचारी उसे उठा तो नहीं पाती, लेकिन उसके पैरों को पकड़कर खींचकर दरवाजे से हॉल के बीच में ले आती है और पंखा चला देती है। जिसके बाद पुष्पा फटाफट से बाथरूम में जाकर एक बाल्टी पानी भर कर लाती है और अपनी बेटी रूही पर डाल देती है। पानी डालते ही रूही हड़बड़ाते हुए उठकर कहती है, आप कौन है? मैं कौन हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ? बस बस इसलिए कहती थी, गर्मी में ये काले कपड़े मत पहना कर। काला कपड़ा गर्मी सोख लेता है और ज्यादा गर्मी लगती है। अब देख, चढ़ गई ना दिमाग पे गर्मी। अपनी माँ की तो बात माननी नहीं होती है तुझे। पुष्पा और रूही दोनों की ये बातें चल ही रही होती है कि तभी उनके घर निर्मला का आना होता है। तो रूही को गीला देखकर उसकी माँ पुष्पा से कहती है, अरे पुष्पा, ये क्या हुआ रूही को? ये बिना बारिश की भीगी हुई क्यों है? स्विमिंग पूल से नहा के आई है क्या? सच कहूँ, बिल्कुल भीगी हुई बिल्ली लग रही है। आजा आजा बैठ निर्मला, अब तुझे भी क्या बताऊं। इस नालायक लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। इस भरी गर्मी में काला चोला ओढ़ रखी है। अब चढ़ गई इसके दिमाग पे गर्मी। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो इसे समझाते समझाते थक गई हूँ। अरे पुष्पा बहन, शुक्र मना कि कुछ हुआ नहीं है। कहीं रोड पर गिरी होती ना तो इस पर कोई बेवड़ा गाड़ी चला देता और इसी काले कपड़े में इसका राम नाम सत्य हो जाता। अब क्या ही करूं, आजकल के बच्चे समझते ही कहाँ हैं। इतनी ढीठ हो गई है ना ये कि इसे कुछ भी बोलो तो ये अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ये बात तो सही कही तूने, लेकिन मैं रूही को जब भी देखती हूँ ना तो काले कपड़े में ही देखती हूँ। क्या तो इसे कोई किसी और रंग के कपड़े नहीं पहनने देती? ज्यादा ना बोल निर्मला, अब ये कुछ और पहनती ही नहीं है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और इसके पास काले ही नहीं और भी कलर के कपड़े हैं, लेकिन नहीं, इसको तो बस काले कपड़े ही पहनने हैं। तो इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ? इतनी ढीठ है ये। अब रूही इतना हो जाने के बाद भी नहीं सुधरती। उसका काले कपड़े पहनना ऐसे ही चालू रहता। और अब देर शाम पुष्पा अपनी बेटी रूही से कहती है, बेटी रूही, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए ना कल कॉलेज मत जाइयो तू। और हाँ, घर पर ही रहना है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। काले कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनने हैं, काले कपड़ों से दूर रहना है। और ना कोई अच्छा सा कलर पहन लियो, जैसे लाल, पीला, कोई भी कलर, बस काला नहीं चलेगा। माँ, मुझे कल कॉलेज जाना ही पड़ेगा। कल तो अर्जेंट काम है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस। अब अगले दिन रूही को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे और लेकिन रूही अभी तक कॉलेज से नहीं आई। इधर इंतजार करते करते लड़के की माँ पुष्पा से कहती है, क्या हुआ पुष्पा जी, रूही अब तक नहीं आई? कहीं गई हुई है क्या? वो आज इतना स्पेशल डे है ना, तो तैयार होने में समय लग रहा है। अब ये बहाना मारकर पुष्पा फटाफट से वहाँ से निकलकर किचन में जाती है और अपनी बेटी रूही को कॉल करती है। रूही कुछ ही समय बाद पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आती है। तभी पुष्पा रूही से कहती है, कहा था ना जल्दी आना, अब तैयार होने का समय ही नहीं है। अब जल्दी जाके लड़के वालों के सामने बैठ जा। रूही भी ऐसा ही करती है, लेकिन जब रूही जाकर लड़के वालों के सामने बैठती है, लड़की में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपने इसे इतनी गर्मी में काले कपड़े क्यों पहनाए हैं? और आप ये कह रही थी कि ये तैयार हो रही है, और इसे देखकर तो लग रहा है ये दौड़ लगा कर आ रही है। देखो तो सही में कितना पसीना है। अरे बहन जी, तैयारी हो रही थी, लेकिन कमरे का पंखा ठीक नहीं है ना, इसलिए पसीना आ गया होगा। ना जी ना, हमें बेवकूफ समझा है,
लड़की कहीं बाहर से आ रही है। देखो, धूप में आने की वजह से फेस भी लाल हो रहा है और इतना पसीना आ रहा है। माफ करना बहन जी, इसके पसीने के कारण इसकी बॉडी से बदबू आ रही है। जी पसीना आएगा तो बदबू तो आएगी ही ना। अब दोपहर में धूप से आने के कारण वो पसीने से भीगी हुई थी और उसके बाद नहाई भी नहीं थी और उससे आ रही थी बदबू, और इसी वजह से रूही का रिश्ता टूट जाता है। अब लड़के वाले तो चले जाते हैं और पुष्पा को बहुत गुस्सा आ जाता है और पुष्पा गुस्से में ही रूही से कहती है, ना तू लंगड़ी है, ना तू महंगी है और ना ही अपाहिज है, फिर भी तेरा रिश्ता टूट गया। इसमें इन काले कपड़ों का दोष है जिन्होंने आज भी पीछा नहीं छोड़ा, और अब ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं ये सारे कपड़े तेरे फेंक दूंगी। इतना कहकर पुष्पा बरसते हुए रूही की अलमारी से कपड़े लाती है और एक साथ सारे कपड़ों में आग लगा देती है। ये देखकर रूही बहुत रोती है, लेकिन रूही ने भी ठान ही लिया था कि वो पहनेगी तो सिर्फ काले कपड़े ही पहनेगी। उसके अभी कुछ कपड़े बचे हुए थे जिन्हें वो बेड में से निकाल कर पहन लेती है। ये देखकर पुष्पा अपना सिर पीटते हुए कहती है, हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? अब ना जाने किससे भीख मांग कर ये कपड़े ले आई है। आपने मेरे कपड़े जलाकर अच्छा नहीं किया, और ये मैंने किसी से भीख में नहीं मांगे थे, बल्कि मैंने रखे हुए थे, समझी आप? इतना सुनने के बाद पुष्पा रूही को चप्पल से मारती है और कहती है, बोलने की तमीज ही नहीं है माँ से। माँ से कोई ऐसी बात करता है क्या? माँ से ज्यादा तुझे इन काले कपड़ों से प्यार है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन रूही की काले कपड़े पहनने की आदत जाती ही नहीं। लेकिन अब की बार रूही के साथ जो होने वाला था उसका अंदाजा तो उसे भी नहीं था। दरअसल रूही जैसे ही उठती है और आईने के पास जाकर खड़ी होती है तो वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि गर्मी की वजह से उसकी पूरी बॉडी पर लाल लाल दाने निकल आए थे। और जैसे ही पुष्पा रूही की आवाज सुनती है, वैसे ही पुष्पा उसके कमरे में आती है और अपनी बेटी रूही को देखकर कहती है, क्या हुआ? सुबह सुबह घर को सर पे क्यों उठा लिया है? चप्पल खाकर मानेगी क्या सुबह सुबह? माँ देखो ना, ये मेरी बॉडी पर क्या हो गया है? मुझे तो बहुत जलन और खारिश हो रही है। अब जैसे ही पुष्पा रूही की तरफ देखती है तो वो भी डर जाती है और रूही से कहती है, लो हो गया सत्यानाश, ये तो घमोरियां हैं। मैंने तुझे काले कपड़े पहनने से मना किया था, लेकिन नहीं, तुझे तो काले कपड़े ही पहनने हैं। देख लिया ना नतीजा। माँ, अभी आप मुझे ही ताने देने में लगी हुई हो। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी खुजली करते करते। अब रूही को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं हूँ कुर्सी प्रसाद। कुर्सी प्रसाद? ये कैसा नाम हुआ? अगर तेरा नाम कुर्सी प्रसाद है तो तेरे बाप का टेबल और माँ का बेड है क्या? हा 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 हा। अरे डॉक्टर साहब, आपको मेरी मम्मी पापा का नाम कैसे पता? ये छोड़, तुझे हुआ क्या है ये बता। वो डॉक्टर साहब, पेट में दर्द रहता है। हाँ, ज्यादा रहता है या कम रहता है? ज्यादा रहता है। तो अच्छे डॉक्टर से दिखा, मेरे पास क्या करने आया है? डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर अच्छे नहीं है क्या? अरे नहीं, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जिस दिन ये चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, उस दिन मैं क्लास में नहीं था, इसीलिए मुझे नहीं पता। एक काम कर, बगल वाले कैबिन में डॉक्टर शुक्ला होंगे, उनके पास चले जा। अरे आइए, क्या हुआ आप लोगों को? डॉक्टर पुष्पा से कहते हैं, ओहो हो, बिटिया को घमोरियाँ हो गई है आपके? अरे बहुत ज्यादा घमोरी हो चुकी है, इसे ठीक होने में समय लगेगा। डॉक्टर साहब, इसके चेहरे पे तो कोई निशान नहीं आएगा ना? अरे नहीं, ठीक हो जाएंगी, क्यों घबरा जाती हो आप लोग? आजकल के माँ बापों का ना यही है, घबरा बड़ी जल्दी जाते। इन्हें बोलिए काले कपड़े पहनना कम करे, ठीक हो जाएगा। मैंने तो बहुत समझाया था डॉक्टर साहब, अब आप ही समझा के देख लो, आपसे समझ जाए तो बहुत अच्छा है। ओ बेटी, काले कपड़े पहनना छोड़ दे तू। अगर तू काले कपड़े पहनती रही ना तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा और शरीर की ऐसी हालत होगी कि पहचान में नहीं आएगी। ये सुनकर पुष्पा खुश होकर अपने मन में सोचती है, अब आएगा मजा जब एक काले कपड़ा पहनना छोड़ेगी। मैं तो समझा ही नहीं पाई डॉक्टर साहब की बातों का कितना असर होगा इस पे, अब पता चलेगा। ये सोचकर कमला तो मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद दिखाई दे रही थी कि रूही अब डॉक्टर की बात तो जरूर मानेगी, और ऐसा होता भी है। अब अगले दिन रूही ने काले रंग के कपड़े तो नहीं पहने थे। जैसे ही पुष्पा के घर सुबह निर्मल आई होती है तो रूही को लाल कपड़ों में देखकर हैरान ही रह जाती है और कहती है, राम राम, ये कैसा अनर्थ हो गया पुष्पा? इसका रंग रूप कैसे बदल गया? और इसके वो काले कपड़े? इसके चेहरे पे भी तो गौर फरमा निर्मला, वो उसका ही असर है, वरना ये डायन चोला कहाँ ही छोड़ने वाली थी।
पूरी चुड़ैल लगती थी। अरे राम राम, ये तो गर्मी के दाने हैं, ये कैसे हो गए? उस चुड़ैल वाले काले चोले का कमाल है, बस पूछ मत। डॉक्टर के कहने पर रूही गर्मी में काले कपड़े जो पहन रही थी उसे पहनना बंद कर देती है और उसकी जगह अब वह अलग अलग कलर के टॉप, सूट और टी शर्ट पहनने लगती है। लेकिन काले कपड़ों को तो भूल कर भी हाथ नहीं लगाती, खासकर गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबक जो अच्छे से मिल चुका था। दोस्तों, आपको हमारी काले कपड़े वाले पहनने वाली लड़की कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीलम अपने कमरे में आराम से टीवी देखते हुए चिप्स खा रही थी और बहुत से चिप्स नीचे भी गिरा रही थी। तभी वहाँ नीलम की बहू कीर्ति आती है और अपनी सास का पूरा कमरा बिखरा हुआ देखकर बोलती है, माँ जी, ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपने कमरे का? आप इतनी बड़ी होकर ये सब क्या कर रही हो? बहू, मैं बड़ी हूँ तो क्या आप 2-4 चिप्स नहीं खा सकती, टीवी नहीं देख सकती? बड़े होने के बाद क्या इन सभी चीजों पर रोक लग जाती है? अपनी पसंद का कुछ भी करने के लिए मुझे अपनी अब उम्र छोटी करनी पड़ेगी। माँ जी, मैंने ये कब बोला? और हाँ, आपको पता है, आपकी उम्र की औरतें पूजा पाठ में ध्यान लगाती हैं, लेकिन आप तो घर को नरक बना कर रखती हो। अरे इतनी गंदगी में कैसे कोई रह सकता है माँ जी? बहू, तू मेरी मरी हुई माँ की तरह बातें क्यों कर रही है? अरे कमरा साफ ही तो है, और वैसे कोई आ भी गया तो कौन सा सीधा मेरे कमरे में आ जाएगा? कोई आएगा तो वो हॉल में ही बैठेगा ना कि मेरे सर पर। सच में माँ जी, हद होती है किसी चीज की। अरे कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, लेकिन आप कुत्ते से भी कहीं गई गुजरी हो। अपनी जगह साफ करके बैठने में कोई टैक्स नहीं लगता है। आप अपना कमरा तो साफ कर ही सकती हो ना, या ये भी मैं ही करने आऊँ तभी कमरा साफ होगा, वरना ये भी नहीं होगा। घर में बहू है और बहू के होते हुए सास काम करे, ये कोई शोभा देता है क्या सास को? माँ जी, आप बाहर जाइए, मैं कर लूंगी आपका कमरा साफ। आपको तो कुछ बोलना ही बेकार है। कमरा साफ करने को बोला है, लेकिन आप तो पूरा घर ही गंदा कर दोगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कमरा साफ कर दूं। कीर्ति अपनी सास को बहुत रोकती टोकती थी, लेकिन फिर भी नीलम अपनी बहू की कुछ नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम रसोई में खाना बनाने जा ही रही होती है, तभी गलती से कुकर फटने की आवाज आती है और कीर्ति भागते हुए रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई पूरी बिखरी हुई है। ये देखकर कीर्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये क्या है? आपने पूरे किचन की शक्ल ही बिगाड़ दी। आपको किसने कहा था रसोई में आने के लिए? देखने लायक नहीं बची ये रसोई, तो इसमें हम खाना कैसे बनाएंगे? बहू, मैंने अभी फोन में केक कैसे बनाते हैं ये देखा था, तो मेरा भी मन हुआ कि आज मैं सबके लिए केक बनाऊं, लेकिन पता नहीं कैसे ये कुकर फट गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बहू। माँ जी, आज तक आपने गैस तो जलाई नहीं है, आपको कुछ बनाना आता भी नहीं है, तो आप रसोई में आई ही क्यों? केक खाने का मन था तो बाहर से मंगवा लेती ना केक। आपको रसोई में आने की जरूरत ही क्या थी? बहू, मेरा बहुत मन था कि आज मैं तुम सबके लिए कुछ बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ये। क्या माँ जी, हद होती है। आप अपने मन के हिसाब से रसोई में तो आ गई, लेकिन अब रसोई को ऐसे देखकर किसी दूसरे का मन तो नहीं होगा ना यहाँ आने का। सच में माँ जी, आप मेरा बहुत खून जलाती हो। बहू, तू क्यों मेरी सास या माँ बने जा रही है? अरे मैं तो सबके लिए ही कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी ना, अब नहीं बना तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो सबके साथ ही होता रहता है ना, मैं कोई नई तो नहीं हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप नई थोड़ी ना हो। बताओ, यहाँ सास बहू के खाने में कमी निकालती है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ और ही है। सास को कुछ आता ही नहीं है, बस बहू का काम ही बढ़ाना आता है मेरी सास को तो। बहू, तो इतना गुस्सा हो रही है? अरे सबसे गलतियाँ होती है, मुझसे भी हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी बिल्कुल माँ जी, इसमें कहाँ ही कुछ बड़ी बात है, ये तो आपके लिए आम बात है ना। अब रसोई का जो हाल किया है वो देखा तो जाएगा नहीं, इसलिए आप बाहर जाने का कष्ट करो, मैं साफ करने जा रही हूँ रसोई। कहने को तो नीलम सास थी, लेकिन लगता बिल्कुल ही उल्टा था, क्योंकि नीलम सास कम एक बच्चे की तरह जरूर थी, जो आए दिन कुछ न कुछ गलती करती रहा करती थी, जिस पर कीर्ति अपनी सास को काफी सुनाया करती और समझाती भी थी। कुछ दिनों बाद नीलम और कीर्ति दोनों बैठे होते हैं, तभी नीलम का बेटा अभय अपनी दादी महिमा को लेकर घर आता है। नीलम अपनी सास को देखकर डर जाती है और बोलती है, माँ जी आओ यहाँ, आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाली हो? अरे दादी ने मुझे फोन करके बताया था कि वो आज आने वाली हैं,
लेकिन मैं ही बताना भूल गया था। वैसे अगर माँ जी ने बता दिया होता तो हम उनके स्वागत की तैयारी कर लेते। अब ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है ना। और माँ जी, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि आप यहाँ आने वाली हो। हट, अब क्या मुझे अपने घर में आने के लिए बताना पड़ेगा? तुझे तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। मुझे यहाँ देखकर मन ही मन मुझे गालियाँ दे रही होगी कि मैं यहाँ क्यों आ गई। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं आपको कुछ क्यों कहूँ? आप दोनों सास बहू बैठकर बातें करो, मैं अभी सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो क्यों जाएगी बहू? तू मेरी पोता बहू है। तू कुछ काम नहीं करेगी, सारा काम ये आलसी नीलम करेगी। और नीलम, अब तक तो तुझे घर के सारे काम अच्छे से आ गए होंगे ना। जा जा जा, सबके लिए चाय बना ला। अपनी सास की बात सुनकर नीलम सर झुकाकर रसोई में चली जाती है, लेकिन वहाँ खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करती। तभी वहाँ उसकी बहू कीर्ति आती है। कीर्ति के आते ही नीलम उससे कहती है, अच्छा हुआ बहू तू यहाँ आ गई। मेरी सास ने तो बोल दिया मुझे चाय बनाने के लिए, लेकिन तू तो जानती है ना मुझे ये सब नहीं आता। अब तू ही मेरी मदद कर बहू। हाँ माँ जी, मुझे पता है कि खाना बनाना आपके बस की बात नहीं है, और मुझे लग ही रहा था कि आप ऐसे ही परेशान होती रहोगी। तभी तो मैं बाहर दादी सास से झूठ बोलकर यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने। चल अब जल्दी से बता मुझे कैसे क्या बनाना है। कीर्ति अपनी सास को जैसे जैसे बताती है नीलम वैसा ही करती जाती है। और फिर रात का खाना भी नीलम ही अपनी बहू की मदद से बनाती है। खाना खाने के बाद सब लोग बैठे होते हैं तो नीलम कहती है, अब है कीर्ति, जा तो मेहमान वाला कमरा देख ले, साफ तो है ना? जी माँ, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। कीर्ति, जब तक तुम साफ कर लेना। अरे रुको तुम दोनों यहीं। अरे मेहमानों वाला कमरा क्यों साफ करना है? कौन आ रहा है यहाँ? माँ जी, आप आई है ना, तो आपके लिए ही तो साफ करवा रही हूँ ताकि आप आराम से सो सके। चुप कर तू तो। मैं कोई मेहमान हूँ क्या? मैं तेरे साथ तेरे कमरे में ही सोऊंगी। महिमा की बात को कोई नहीं काटता है। जब महिमा नीलम के कमरे में जाती है तो देखती है कि नीलम का कमरा बहुत ज्यादा गंदा होता है, जिसे देखकर महिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या है? इतना गंदा कमरा? यहाँ कोई इंसान सोता है या जानवर? यहाँ तो माँ जी ही सोती है। कितनी बार माँ जी को कह चुकी हूँ कि अपना कमरा साफ रखना चाहिए, लेकिन वो है कि कभी भी मेरी बात सुनती ही नहीं है। बात नहीं सुनती? अरे ऐसे कैसे नहीं सुनती? नीलम बहू, जैसे जैसे कीर्ति बहू कह रही है कमरा साफ करने को, तू वैसे वैसे करती जा। कहीं भी जरा सी भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है माँ जी, कल सुबह मैं पूरा कमरा साफ कर दूंगी। आज रहने देते हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। माँ जी, आपको तो गंदगी में रहने की आदत है, लेकिन दादी सास को नहीं है ना। वो इस गंदे कमरे में कैसे रहेंगी? उनके लिए तो कमरा साफ करना ही पड़ेगा ना। कीर्ति अपनी सास को कमरा साफ करना भी सिखाने लगती है। अपनी सास के डर की वजह से नीलम चुपचाप सारी बातें मान रही होती है। अब कई दिन निकल जाते हैं और सास के आने के बाद नीलम अपनी बहू से घर का सारा काम करवाना सिखा देती है। कुछ दिनों बाद महिमा अपना सामान बांध कर जाने लगती है तो महिमा सबसे कहती है, चलो भाई, मेरा काम हुआ। मैं यहाँ जिस काम से आई थी वो मैंने अच्छे से कर लिया। काम? कैसा काम माँ जी? आप यहाँ किसी काम से आई थी क्या? लेकिन इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। तूने जो बहू को सताया था ना, इसीलिए बहू ने मुझे यहाँ बुलाया। और सास के आने के बाद तूने बहू को ही माँ बना लिया। जैसे बच्चे माँ से सब सीखते हैं, वैसे ही तू भी अपनी बहू को माँ बनाकर सब कुछ सीख रही थी। सारी बात एक तरफ और ये बात एक तरफ। ये तो सच है बहू, तू मेरी माँ ही बन गई। कीर्ति की कोशिश आखिरकार रंग लाती है और अब उसकी सास सुधर चुकी थी।